हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद के बारे में। दरअसल ऐसा क्यों और क्यों जरूरी है फिलहाल इस मुद्दे पर चर्चा करना, तो उसके पीछे का रीजन है हमारी न्यूज। और न्यूज का कहना है कि एज महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर रोव फ्लेयर्स अप अगेन अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द डिस्प्यूट। अब देखिए, दरअसल यहाँ पर स्थिति कुछ इस प्रकार की हो गई है कि डिस्प्यूट जो है वो दोबारा शुरू हो गया। शांत था मामला, लेकिन मामला शांत जो था वो अचानक से भड़क उठा है और फिलहाल अभी तक शांत नहीं हुआ और चीजें लंबी चल रही हैं। ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए, दरअसल इस सबके पीछे की जो स्थिति है वो जुड़ी हुई है बस ड्राइवर और कंडक्टर से। ये मामला इस प्रकार सामने आया कि कर्नाटक सड़क परिवहन निगम के एक बस जो थी वो बस पहुंच जाती है बेलगावी क्षेत्र में। ठीक है, कर्नाटका का हिस्सा है बेलगावी, ये बात तो हम सभी भली भांति समझते हैं। अब जैसे ही ये बस वहां पहुंची तो देखने वाली बात यह है कि जो बेलगावी वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर मराठी भाषी लोग बहुत अधिक संख्या में रहते हैं। अब कुछ लोग बस में चढ़े और बस में चढ़ने के बाद जब उन्होंने कंडक्टर से बातचीत की तो इस दौरान स्थिति कुछ इस प्रकार की हुई कि उन्होंने मराठी में बात की। अब वहां पर जो कंडक्टर ड्राइवर थे वो लोग मराठी में जवाब देने में पूरी तरह से कैपेबल नहीं थे, वो लोग उसमें कंफर्टेबल नहीं थे। तो उन्होंने कह दिया कि देखिए जी, हम लोग मराठी नहीं समझते हैं, आप लोग हमसे दूसरी भाषा में बात कीजिए। अब दरअसल जो बस थी, ये बस कहाँ की थी? ये कर्नाटक राज्य की बस थी। अब ऐसी स्थिति में वे लोग कन्नड़ भाषा में सहज हुआ करते थे। अब क्या हुआ कि इसी पे ही डिस्प्यूट खड़ा हो गया। अब जो यात्री बस में चढ़े थे उनका ये कहना था कि हम मराठी में बात करेंगे। ऐसा क्यों? तो उसके पीछे का रीजन है दरअसल महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पारित किया गया एक आदेश। कुछ दिन पहले की ही बात है और महाराष्ट्र सरकार ने यह आदेश पारित किया है कि जो भी लोग राज्य सरकार के तहत और केंद्र सरकार के तहत महाराष्ट्र में काम करते हैं तो उन सभी लोगों को अब आने वाले समय में मराठी में ही बात करना है। मराठी में ही आप बात करेंगे, मराठी में ही संचार करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो होगा वो भी मराठी में ही होगा। ये नियम वहां पर तय कर दिया गया है। अब ऐसी स्थिति में जब वहां के स्थानीय लोग जो थे वो बेलगावी के, वो जब बस में चढ़े तो उन्होंने भी ये डिमांड की कि आप हमसे मराठी में बात कीजिए। लेकिन जब बस कंडक्टर और ड्राइवर ने मना कर दिया तो उसके बाद मारपीट हुई और मारपीट करने के बाद तोड़फोड़ जैसी घटनाएं सामने आई। अब फिर जैसे ही ये पूरे का पूरा इंसिडेंट, ये न्यूज़ वायरल हो गई, तो इस न्यूज़ के वायरल होने के बाद हम देखते हैं कि एक रिप्लाई आता है। अब जो रिप्लाई आता है वो रिप्लाई हमें देखने को मिलता है कर्नाटक के चित्रदुर्ग के अंदर। अब कर्नाटक के चित्रदुर्ग के अंदर रिप्लाई कुछ इस प्रकार से सामने आता है कि वहां पर एक बस पहुंचती है और वो बस थी महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम की। अब जब वो बस वहां पहुंचते तो वहां के स्थानीय लोग उस बस में चढ़ते और बस में चढ़ के ये डिमांड करते हैं कि आप हमसे कन्नड़ में बात कीजिए। अब जब कन्नड़ में बात की डिमांड होती है तो वो लोग बात करने में सक्षम नहीं थे, वो कैपेबल नहीं थे, उन्हें मराठी आती थी। तो बस ड्राइवर जो था, उस बस ड्राइवर के मुंह पे कालिक पोत दी गई, मुंह काला कर दिया गया और तोड़फोड़ जैसी घटनाएं फिर वहां पर भी निकल करके सामने आई। अब इन दोनों ही इंसिडेंट के बाद दोनों राज्यों के बीच के जो बस यात्रा चलती है, जो ये बस सुविधा है, इसको रोक दिया गया, मना कर दिया गया। हालांकि वापस से रीस्टार्ट हुई है, लेकिन अब डिस्प्यूट जो है वो फिर दोबारा से उत्पन्न हो गया। ये भाषाई और सीमा विवाद जो है वो फिर दोबारा से अब तूल पकड़ चुका है और इस पर बहुत अधिक चर्चा हो रही है। अब सब कुछ तो ठीक है, वैसे विवाद तो जो है इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि तो बस ड्राइवर, कंडक्टर और स्थानीय लोगों के बीच में हुआ है, लेकिन यहां पर महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच के सीमा विवाद की चर्चा क्यों हो रही है और हमें यह विषय डिस्कस क्यों करना है, इस कहानी को भी अच्छे से समझना होगा। तो देखिए, विवाद जो है वो नया नहीं है। दरअसल विवाद जो है वो चल रहा है 1956 से ही। कहानी 1956 से ही लगातार बरकरार है और हमें ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए तस्वीर आप लोग के सामने है। ये जो इंसिडेंट हम देख रहे हैं ये फिलहाल ये कर्नाटका राज्य परिवहन निगम के बस ड्राइवर वगैरह का मामला है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जब महाराष्ट्र वाली बस जो थी वो पहुंचती है चित्रदुर्ग वाले क्षेत्र में, तो वहां पर कुछ इस प्रकार का इंसिडेंट निकल के सामने आया। अब देखिए, कहानी जो है वो जुड़ी हुई है 1956 से। ठीक है, 1956 से क्यों जुड़ी हुई है? 1956 में दरअसल हमारे देश में एक अधिनियम आता है। उस अधिनियम को हम लोग कहते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम। अब इस अधिनियम की खास बात क्या थी? तो ये अधिनियम बीते कई आयोगों और समितियों के आधार पर तैयार किया गया था। हम लोग देखते हैं ना कि जिस समय भारत को स्वतंत्रता मिली तो स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा प्रश्न हमारे नेताओं के सामने ये खड़ा हुआ था कि अब भारत के राज्यों का गठन कैसे किया जाए, कैसे पुनर्गठन का कार्य हो और उस पुनर्गठन के तहत हम लोग आधार क्या बनाए। तो इस पे हम लोगों ने अलग अलग समिति और आयोग बनाई, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि धर आयोग बनाया हम लोगों ने, JVP समिति बनाई हम लोगों ने, इसके अलावा फजल अली आयोग बनाया हम लोगों ने। अब किसी ने कहा कि भाषा के आधार पर ठीक है, किसी ने कहा कि नहीं भाषा के आधार पर ठीक नहीं है। हालांकि मुख्य डिमांड इस समय जो भारत से आ रही थी वो ये आ रही थी, दक्षिण भारत में खासतौर पर हम लोग देखते हैं तो पता चलता है कि ये कहा जाता है कि भाषा के आधार पर ही आप लोग राज्यों का पुनर्गठन करें, क्योंकि भाषा इस जगह मुख्य आधार हो सकती है। हालांकि सरकार इस आधार को स्वीकारना नहीं चाहती थी भाषा के
आधार को राज्य पुनर्गठन के लिए स्वीकारना नहीं चाहती थी। तो इसी वजह से काफ़ी विवाद चला, काफ़ी चीज़ें जो थी वो लंबे समय तक खींचने के बाद हम लोग देखते हैं कि अंत में कानून आता है जिसको हम लोग कहते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ये अधिनियम 1956 में आता है और इस दौरान भारत के कई राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है। अब जिस समय ये पुनर्गठन का कार्य होता है तो इसी समय हम लोग देखते हैं कि भारत में एक राज्य बनता है जिसको मैसूर नाम दिया जाता है और उसी मैसूर राज्य को आज हम लोग कर्नाटका के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये राज्य कब बनता है? ये राज्य 1 नवंबर 1956 को बनता है। अब जिस समय कर्नाटका राज्य को बनाया जा रहा होता है तो इस समय कुछ जिलों को लेकर के थोड़ा डिस्प्यूट होता है और उनमें एक था बेलगाम। ठीक है, जिसको हम लोग बेलगावी के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो एक बेलगाम था, ये बेलगावी के रूप में भी हम लोग से जानते हैं। तो ये वाली स्थिति इस जगह पर हुआ करती थी। अब जब ये सभी चीजें सामने आती है तो हम लोग यहाँ पर अब ये देखते हैं कि महाराष्ट्र इस पे ये क्लेम करता है। उस समय तो ये खैर पूरी तरह से बॉम्बे प्रोविंस हुआ करता था, तो उसका ये क्लेम था कि बेलगावी या बेलगाम, उस समय का बेलगाम, आज इसको हम लोग बेलगावी कहते हैं, तो उसका ये क्लेम था कि भाई जो बेलगाम वाला क्षेत्र है हमारा, इसके अंदर मराठी भाषी लोग भी रहते हैं, तो ये रहना चाहिए बॉम्बे प्रोविंस में। अब कर्नाटका जब बन ही रहा था तो उस समय इसकी डिमांड ये थी कि भाई नहीं, बेलगाम जो है आप हमें दीजिए। तो स्थिति जो थी वो कुछ इस प्रकार की हुई कि यहां पर एक आधार स्वीकारा गया और वो था 1881 की जनगणना। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि 1881 की जनगणना को आधार बनाते हैं और जिस समय इस जनगणना को आधार बनाया जाता है तो ये पता चलता है कि जो ये बेलगाम वाली भूमि है, इस भूमि के ऊपर तो कन्नड़ भाषी लोगों की अधिकता है, क्योंकि हमें यह पता चलता है कि इस भूमि पे कन्नड़ और मराठी दोनों ही भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। लेकिन कन्नड़ बोलने वाले लोग कितने? तो देखिए उनका प्रतिशत जो था वो 64% से ज्यादा था। ठीक है, 64% से ज्यादा लोग यहाँ पर रहते थे कन्नड़ बोलने वाले। वहीं दूसरी तरफ हम अगर बात करें मराठी भाषी लोगों की तो उनकी संख्या यहाँ पर 26% के लगभग हुआ करती थी। अब इस 1881 की जनगणना को ही आधार बना करके ये घोषित कर दिया गया कि देखिए जी, कन्नड़ भाषी लोग अधिक हैं तो ऐसी वजह से हम लोग इसको कर्नाटका का हिस्सा बना देते हैं। अब जैसे ये घोषणा होती है और इस घोषणा को, इस व्यवस्था को स्वीकार किए जाने के बाद ही विवाद शुरू भी हो जाता है। और ये ऐसा विवाद है जो समझ लीजिए कि 1956 में शुरू हुआ और ये विवाद आज 2025 में भी बरकरार है और यहां पर भी खत्म नहीं हो रहा। अब कर्नाटका के बनाए जाने की कहानी जो थी वो तो 1956 में हो जाती है समाप्त। ठीक है, व्यवस्था कर दी जाती है कौन कौन जिले, कौन कौन क्षेत्र रहेंगे। अब कहानी जो थी वो जुड़ती है बॉम्बे और गुजरात से। ठीक है, हम लोग इसको आज महाराष्ट्र और गुजरात के रूप में जानते हैं। दरअसल बॉम्बे प्रोविंस हुआ करता था हमारा। ठीक है, उस समय तो बॉम्बे प्रोविंस को अब यहाँ पर पुनर्गठित किया जाता है और इसमें से 2 राज्य निकलते हैं, वो थे महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, तो बॉम्बे प्रोविंस के अंदर महाराष्ट्र और गुजरात के लिए हम लोग देखते हैं कि व्यवस्था जो थी वो 1 मई 1960 से सामने आती है और 2 अलग अलग राज्य हम लोग देखते हैं कि आ जाते हैं सामने। अब इसी के बाद हम लोग देखते हैं कि अब जिस समय ये पूरी की पूरी व्यवस्था सामने आई तो महाराष्ट्र ने इस समय दावा शुरू कर दिया। महाराष्ट्र कहता है कि देखिए जी, कर्नाटका के पास कुछ खास हिस्से हैं और उन हिस्सों के अंदर मराठी भाषी लोग रहते हैं। भाषा के आधार पर ही काम चल रहा है। महाराष्ट्र बना मराठी को लेकर के, गुजरात बना गुजराती को लेकर के और कर्नाटका बना है कन्नड़ को लेकर के। भाषा का ही मामला यहाँ पर चल रहा है पूरी तरह से। अब महाराष्ट्र का यहाँ पर यह कहना था कि जी, कर्नाटका के पास कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनमें मराठी बोलने वाले लोग ज्यादा हैं। पूछा गया कि कौन कौन, तो उसने कहा कि देखिए जी, इसके पास है कारवार, इसके पास है निप्पनी और इसके पास है बेलगाम। इसके अलावा इसने ये कहा कि कुल मिलाकर 865 गांवों की संख्या है, जो 865 गांव के लोग मुख्य रूप से मराठी बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने कर्नाटका को दे दिया। अब जैसे ये स्टेटमेंट महाराष्ट्र की तरफ से आई, कर्नाटका ने इसके ऊपर जवाब दिया और कर्नाटक ने जवाब देते हुए ये कहा कि अगर आप इस बात को आधार बना के डिस्प्यूट करना चाहते हैं तो हमें भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र की भूमि पे 260 गांव ऐसे हैं जिनके लोग कन्नड़ बोलते हैं, इसीलिए ये 260 गांव मुझे कर्नाटका के हिस्से के रूप में चाहिए और आप ये 260 गांव पे से अपना अधिकार छोड़ दीजिए। डिस्प्यूट शुरू हुआ। डिस्प्यूट इस प्रकार से शुरू हुआ कि दोनों ही राज्य के अंदर जो नेता थे उन लोगों ने कानूनी सहायताएं भी लेना उचित समझा और उन्होंने राजनीतिक दांवपेच भी खेलना उचित समझा। दोनों ही मामलों में उन्होंने चीजें करना उचित समझा। अब इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए एक आयोग बनाया जाता है जिसको कहा जाता है महाजन आयोग। अभी जो महाजन आयोग था, ये महाजन आयोग आता है हम लोग के सामने वर्ष 1966 में। ठीक है, बेलगाम का थोड़ा सा जो महत्व है वो महत्व एक अधिवेशन के मामले में भी है। दरअसल 1924 के अंदर बेलगाम में एक अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी करते हैं, तो ऐतिहासिक महत्व काफी ज्यादा है, चर्चाओं में रहता है। और अभी हम लोग देखते हैं कि 100 साल मनाए हैं कांग्रेस ने, क्योंकि फिलहाल कर्नाटका के अंदर हम लोग देखते हैं कि सरकार जो है वो कांग्रेस की ही सरकार है और अभी कांग्रेस ने
100 साल मनाए हैं बेलगाम अधिवेशन के और काफ़ी अच्छे से मनाए थे। लेकिन अच्छे से मनाए जाने के बीच ही अचानक से दुखद खबर ये आ गई थी कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन भी हो गया था। तो इसी वजह से प्रोग्राम जो थे वो बीच में रोकने पड़ गए थे। तो 100 साल काफ़ी अच्छे से मना रही थी कांग्रेस। तो ऐतिहासिक महत्व काफ़ी है इसका, ठीक है, बेलगाम अधिवेशन का। लेकिन आज बेलगाम को बेलगावी के रूप में जानते हैं, ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, आप लोग को याद भी रखनी है, ठीक है। तो देखिए, जैसे आप लोग को मैं बताया कि 1966 में डिस्प्यूट को सॉल्व करने का प्रयास किया गया और 1966 में एक आयोग बनाया गया जिसको हम लोग कहते हैं महाजन आयोग। ये महाजन आयोग 25 अक्टूबर 1966 को तैयार किया गया और इसे महाजन आयोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय के जो हमारे वर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, जिनका नाम था मेहर चंद महाजन, उनकी अध्यक्षता में इस आयोग को बनाया गया था। तो इसी वजह से इसको महाजन आयोग के रूप में जाना जाता है। इस आयोग को यह जिम्मेदारी दी गई कि देखिए जी, ये डिस्प्यूट चल रहा है कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में, खासतौर पर बेलगाम को लेकर के, जरा सॉल्व कीजिए, क्योंकि दोनों ही राज्य जो हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार से क्लेम करते हैं। जहां एक तरफ हम देखते हैं कि महाराष्ट्र कहता है कि भाई मेरे 865 गांव आपने कब्जा रखे हैं भाषा के आधार पर। कर्नाटक कहता है कि जी आपके पास भी मेरे 260 गांव हैं जो जिसके लोग कन्नड़ भाषा बोलते हैं, मुझे चाहिए। तो इस डिस्प्यूट को जरा सॉल्व करो। और मुख्य मुद्दा इस दौरान भी बीच में जो था वो बेलगाम ही था, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो ये हमारी महाजन आयोग था, इस महाजन आयोग ने पूरे के पूरे मामले पे विचार किया और विचार करते हुए इसने अगस्त 1967 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। अब जब इसकी रिपोर्ट सामने आई तो उसकी रिपोर्ट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकल करके सामने आई वो ये थी कि इस रिपोर्ट ने ये बात हाईलाइट करी कि देखिए जी, जिस प्रकार से लगातार बेलगाम के ऊपर महाराष्ट्र अपना क्लेम करता है, ये क्लेम पूरी तरह से गलत है। इस क्लेम को किसी प्रकार से स्वीकारा नहीं जा सकता। यानी कि महाराष्ट्र का जो क्लेम था उस क्लेम को पूरी तरह से खारिज करने का कार्य कर दिया इस आयोग ने। यहां पर सिर्फ इतना ही नहीं किया, इसके अलावा इसने कुछ सिफारिशें की। इसने सिफारिश करते हुए ये बताया कि देखिए जी, महाराष्ट्र के कब्जे के अंदर 247 गांव हैं। महाराष्ट्र के पास 247 गांव ऐसे हैं जो गांव कर्नाटका को दिए जाने चाहिए, वहीं कर्नाटक के पास 264 गांव ऐसे हैं जो महाराष्ट्र को दिए जाने चाहिए। हालांकि इस दौरान एक रोचक बात निकल के ये भी सामने है कि महाराष्ट्र का सोलापुर भी उन गांवों के अंदर शामिल था, ये उन क्षेत्रों में शामिल था जो कर्नाटक को दिए जाने की सिफारिश कर दी गई। वहीं केरल के अंदर भी कासरगोड जो है वो उसके लिए कह दिया गया कि भाई ये जो भूमि है, कासरगोड वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र भी कर्नाटक को मिलना चाहिए। अब जहां हम ये देखते हैं कि महाजन आयोग ने महाराष्ट्र के क्लेम को अस्वीकार किया कि बेलगाम पर उसका अधिकार है, साफ तौर पे कह दिया कि नहीं, बेलगाम के ऊपर किसी भी प्रकार से महाराष्ट्र का अधिकार नहीं है। अब जब ये रिपोर्ट सामने है तो इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने इस रिपोर्ट की सिफारिशों को खारिज कर दिया, कह दिया कि हम इसकी सिफारिशों को स्वीकारते ही नहीं है और ये पूरी तरह से गलत है, पक्षपातपूर्ण है, ये पूरी तरह से सभी उचित तथ्यों के आधार पर तैयार नहीं की गई है। अब यहां पर मामला जो था वो उसने भी खारिज कर दिया। तो यानी कि जिस प्रकार से महाजन आयोग बना, महाजन आयोग के बनाए जाने के बाद हम देखते हैं कि इसका कोई भी फायदा हुआ नहीं, क्योंकि चीजें जो थी वो महाराष्ट्र को अपने फेवर में नहीं मिली, जिस वजह से उसने सारा मामला खारिज करके छोड़ दिया। अब डिस्प्यूट जो चलता रहा, राजनीतिक विवाद जो थे वो उठते रहे। अब ऐसी स्थिति में कर्नाटक सरकार ने क्या किया कि बेलगाम वाले क्षेत्र पर अपनी स्थिति को और मजबूत दिखाने के लिए उसने कुछ ना कुछ कार्य करने शुरू कर दिए। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कर्नाटक की सरकार ने बेलगाम वाले क्षेत्र पर एक खास भवन बनवाया जिसको नाम दिया उसने सुवर्ण सौधा। अब दरअसल इसका मामला क्या है, तो देखिए बेंगलोर के अंदर विधानसौधा है जहां पर उसके जनरली विधानसभा के सत्र आयोजित किए जाते थे। तो अब बेलगावी के अंदर इन्होंने बनवा दिया अपना सुवर्ण सौधा। अब क्या होता है कि जो बेलगावी का सुवर्ण सौधा है वहां पर शीतकालीन सत्र चलते हैं और जो बेंगलोर के अंदर विधानसौधा है वहां पर बाकी सत्रों का आयोजन किया जाता है। सिर्फ इतना ही काम नहीं किया, बल्कि कर्नाटक सरकार बेलगावी को या बेलगाम को अपनी दूसरी राजधानी बनाने के लिए प्रयास करती रहती है। तो देखिए, जैसा कि आपको बताया सुवर्ण सौधा, तो ये वही सुवर्ण सौधा है जो बनाया गया है फिलहाल, ठीक है, सेम बिल्डिंग ही बनाई गई है, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि भाई जो स्थिति बना रखी है फिलहाल इन लोगों ने, ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बार बार भाई आप क्लेम करते, तो कहीं ना कहीं चीजों को बचाना चाहती है कर्नाटक सरकार। तो कर्नाटक सरकार अपनी मजबूत पकड़ दिखाती है। जैसे कि इन्होंने क्या किया कि भाई बेलगावी के अंदर इन्होंने या बेलगाम के अंदर सुवर्ण सौधा बना दिया कि भाई शीतकालीन सत्र यहीं चलेंगे। इन्होंने प्रस्ताव पास कर दिया और प्रस्ताव पास करते हुए इन्होंने यहाँ पर यह स्पष्ट जाहिर कर दिया है और ये बोल भी दिया है कि भाई हम अपना बेलगावी को अपनी दूसरी राजधानी बनाना चाहते हैं। अब भारत में चलन भी है, भारत में कई राज्य ऐसे जिनकी दो राजधानियां हैं, ठीक है। तो वही स्थिति हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो कर्नाटक सरकार अब फिलहाल ऐसे प्रस्ताव लाती है जिसमें बात की गई है कि भाई दूसरी राजधानी बनाया जाए बेलगावी को। हालांकि अभी पूरी तरह से ये चीजें व्यवस्था में आई नहीं है, पारित नहीं हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा हम लोग यहाँ पर ये भी देखते हैं कि 2014 की ही घटना है। 2014 की घटना में चीजों पर अपना अधिक नियंत्रण दिखाने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी से कर्नाटक राज्य ने बेलगाम का नाम बदला। कई बार आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई सुनते सुनते मेरे को कि भाई कैसे बेलगाम का नाम बेलगावी पड़ा, तो इसके पीछे की कहानी जो है वो
2014 की है। 2014 में राज्य सरकार एक प्रस्ताव लेके आई जिसमें उसने कहा कि भाई हम बेलगाम का नाम बदलना चाहते हैं, बेलगावी कर देना चाहते हैं। तो प्रस्ताव पास भी हुआ और उसके बाद से ही बेलगाम को बेलगावी के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन बेलगाम नाम ऐतिहासिक महत्व अपने आप में, तो इसी वजह से लगातार ये भी साथ चर्चाओं में रहता है। पर अब बेलगाम जो है वो बेलगावी हो चुका है, ये बात भी हम लोग को स्वीकार लेनी होगी। तो ये स्थिति है। इसके अलावा हम लोग ये भी देखते हैं कि चाहे महाराष्ट्र के अंदर कितने ही सीएम बदल जाएं, ठीक है, चाहे महाराष्ट्र के अंदर सीएम रह लें देवेंद्र फडणवीस या फिर रह लेते हैं हमारे शिंदे साहब या फिर इसके अलावा कोई और भी रहे, तो वो लोग भी लगातार पॉलिटिकल डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं, लगातार ये क्लेम करते रहते हैं कि देखिए जी बेलगावी हमारा है और इसे हम लेके रहेंगे। ये मुद्दा जो है वो कई बार सर्वसम्मति से महाराष्ट्र की विधानसभा में पास हो चुका है। महाराष्ट्र बार बार क्लेम कर चुका है कि जी हमें बेलगावी और बाकी गांव चाहिए जहां के लोग मराठी बोलते हैं। लेकिन इसके जवाब में हम लोग ये देखते हैं कि कर्नाटका की विधानसभा में भी कई बार विवाद हुआ है और कर्नाटका के अंदर जो सरकार थी उसने साफ तौर पर जारी कर दिया है कि देख लीजिए आप जितना मर्जी डिमांड कर लीजिए, जितना भी बोल लीजिए, आपको 1 इंच भूमि भी देने के लिए हम तैयार नहीं है। हाँ, वैसे 1 इंच भूमि के ऊपर तो पूरा का पूरा महाभारत का युद्ध भी हो गया था। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 1 इंच की भूमि देने के लिए भी तैयार नहीं थे। यहाँ पर फिलहाल इस प्रकार की स्थिति सामने आ चुकी है। मामला जो था वो इनका पॉलिटिकल डिस्प्यूट तो चलता ही रहता है, लेकिन महाराष्ट्र जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया और महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था वर्ष 2004 में। पिटीशन लगा दी थी, कह दिया था कि जी हमें बेलगावी दिया जाना चाहिए, ये हमारी भूमि है, मराठी भाषी लोग अधिक संख्या में यहाँ पर रहते हैं। लेकिन ये पिटीशन अभी तक पेंडिंग है। और इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि 2010 में केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर करते हुए साफ तौर पर यह भी कहा था कि जिस समय बेलगावी कर्नाटक को दिया गया था उस समय सभी तथ्यों पर अच्छे से जांच की गई थी, कोई पक्षपात नहीं किया था, कोई भेदभाव नहीं किया था। तो तथ्यों पर जांच करते हुए ये कार्य पूरी तरह से संपन्न किया था, ये बात केंद्र सरकार जाहिर कर चुकी है। क्लियर है बात सारी की सारी। तो डिस्प्यूट लगातार चल रहा है। अब ये डिस्प्यूट आगे किस तरफ बढ़ेगा और किसके हिस्से में आएगा बेलगावी, क्या कर्नाटक में ही रहेगा या महाराष्ट्र में, देखेंगे। लेकिन आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता सकते हैं। तो बस आज की क्लास में इतना ही, बाकी की बातें करेंगे आने वाली क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।